friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Principle of NMR Spectroscopy. Today we will discuss is origin of PMR spectra also. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन से न्यूक्लियाई जो हैं वो आपको PMR स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस के ऊपर जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से न्यूक्लियाई जो हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं और कौन से न्यूक्लियाई पीएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते। तो आज हम क्या देखते हैं कि सपोज ये एक न्यूक्लियाई एक्टिव न्यूक्लियाई है और इसके आपने एक सैंपल में बहुत सारे एटम्स ले रखे हैं या न्यूक्लियाई ले रखे हैं, तो इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रैंडम डायरेक्शन में होती है। ये अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करते रहते हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। लेकिन एज वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी स्पिन को इधर इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल अलाइन कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ न्यूक्लियाई तो ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपनी स्पिन को अलाइन कर लेते हैं, जबकि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इसको अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और जो न्यूक्लियाई पैरेलल में अलाइन करते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी पैरेलल में करते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और इस गैप को हम कहते हैं डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू इतनी कम होती है कि रूम टेम्परेचर पर ही न्यूक्लियाई फ्लिप कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो इसकी स्टेट्स होती है इनको हम अल्फा स्टेट्स और बीटा स्टेट्स कहते हैं। अल्फा स्टेट की एनर्जी कम होती है, बीटा स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जैसे ही इस न्यूक्लियाई के ऊपर क्या होगा, रूम टेम्परेचर से रेडियो वेव्स अगर इसके पास आती हैं या रूम टेम्परेचर की एनर्जी भी इसको मिलती है, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इसमें आ जाता है। जैसे ये इधर जाता है वैसे ही रूम टेम्परेचर पे बीटा न्यूक्लियाई अल्फा में आते रहते हैं। तो इनके बीच में क्या एस्टेब्लिश रहता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है। और एवरी टाइम क्या होता है, जो अल्फा न्यूक्लियाई हैं इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। और ये डिपेंड करता है जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जैसे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, इसकी स्ट्रेंथ अगर कम है तो जो डिफरेंस है एनर्जी का वो इतना होगा। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो तो ये और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे, क्योंकि गैप बढ़ता जाता है, तो ग्राउंड या अल्फा स्टेट में अल्फा स्पिन वाले न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और बीटा वालों की क्या होती है, कम होती जाती है। अगर हम 2 मिलियन न्यूक्लियाई लेके चले तो हम क्या देखते हैं कि जो लोअर स्टेट है अल्फा स्टेट, उसके अंदर पार्टिकल न्यूक्लियाई का जो नंबर होता है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन 9 के आसपास होता है, जबकि बीटा वाले में वो होता है आपका 1 मिलियन। तो 9 न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होती है अल्फा में। कब, जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज वाला एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया है। 100 वाला होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ये स्प्लिटिंग और ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेगाहर्ट्ज जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन उसने शो करना है वो क्या होती है, ज्यादा होती जाती है। और जो हमारे न्यूक्लियाई हैं लोअर अल्फा स्टेट में, उनकी पॉपुलेशन भी एक्सेस में होती जाती है। यहाँ 9 थे, यहाँ 16, यहाँ 32 या 48 और यहाँ पे 96। तो अब 96 न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में ट्रांजिट करेंगे, तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रा मिलेगा और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। साथ में हम क्या देखते हैं, जब अल्फा और बीटा स्टेट में अगर पॉपुलेशन बराबर हो गई तो क्या होगा,
एक सैचुरेशन स्टेट आ जाती है। उस सैचुरेशन के ऊपर जितने न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में जाते हैं, क्योंकि बीटा से अल्फा में भी एवरी टाइम आते रहते हैं और इनके बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। तो जब सैचुरेशन वाली स्टेट आ जाती है तो आपको फिर वो एब्जॉर्प्शन पीक नहीं मिलता। तो एब्जॉर्प्शन पीक लेने के लिए हम क्या करते हैं, I already have discussed instrumentation of nuclear magnetic resonance spectroscopy। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वे होते हैं, या तो हम उसको कांस्टेंट रखें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो हम वेव्स डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ को कांस्टेंट रखें, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करें, वेरी करते जाएं, चेंज करते जाएं। तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें मिलेगी जिसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियाई का जो एनर्जी गैप है अल्फा और बीटा का, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ। और उस समय ये वेवलेंथ वाली रेडिएशंस न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का पीक मिलेगा। तो ट्रेंडिंग वे में हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि जो प्रीवियस दिया गया था उसमें क्या था कि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट रखते हैं, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और इसको वेरी करते हैं, वेवलेंथ को हम लोअर टू हायर पे जाते हैं। तो अब इसने तो फिक्स स्प्लिटिंग कर दी, उस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग जब यहाँ की वेवलेंथ होगी, आप तो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हो, उस जब ये वेवलेंथ इसके रेजोनेंस में आ जाएगी, बराबर हो जाएगा, उस समय इसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बनाना, असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है कि उसमें आपको एक वैरायटी ऑफ वेवलेंथ मिल सके या कोई सा एक। और यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चलते हैं, मैग्नेट, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, हम करंट की सप्लाई ज्यादा या कम करके उसको चेंज करते रहते हैं, और जब ये बराबर हो जाएगा उस समय ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो हमने क्या किया, देखो लो फील्ड से हाई फील्ड तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने इंक्रीज किया। तो शुरू में क्योंकि स्प्लिटिंग कम है और जो वेवलेंथ आप डाल रहे हो उसकी एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी कम है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन एक फिक्स्ड उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे स्प्लिटिंग वाली एनर्जी और वेव वाली एनर्जी बराबर हो जाती है और ये एब्जॉर्प्शन करता है, और उस एब्जॉर्प्शन को हम रिकॉर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जिस स्ट्रेंथ पे मिला, ये स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इसी तरीके से आगे हम बढ़ाते जाएं, तो क्या फर्दर स्प्लिटिंग के बाद भी हमें इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्पेक्ट्रा मिल सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप और ज्यादा स्ट्रेंथ कर दोगे, स्प्लिटिंग और ज्यादा हो जाएगी, तो अब आप उस पे चाहे कितनी ही वेव्स डालते रहो, वो न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि हर न्यूक्लियाई की ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि किसी का ये इस जगह मिल रहा है, तो हो सकता है दूसरे न्यूक्लियाई का पीक हमें यहाँ मिले, तीसरी न्यूक्लियाई का पीक हमें यहाँ मिले। तो जो राइट साइड पे मिलता है हम कहते हैं वो अप फील्ड है, और जो हमें लेफ्ट साइड पे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डाउन फील्ड है। तो इस तरीके से हम एक ही न्यूक्लियाई का अगर हम एटमॉस्फेयर चेंज करें और वो लेफ्ट या राइट होता है, तो हम कह देते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन के कारण या इस इफेक्ट के कारण ये लेफ्ट फील्ड जा रहा है, डाउन फील्ड जा रहा है या अप फील्ड जा रहा है। तो हम उस डाउन फील्ड और अप फील्ड को भी मेजर कर लेते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रा का जो बेसिक कॉज होता है वो क्या होता है कि जब आपने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियाई, सैंपल न्यूक्लियाई को रखा हुआ है, तो उनकी क्योंकि स्पिनिंग तो होती है, लेकिन कोई इस डायरेक्शन में उसकी स्पिनिंग एक्सेस है, किसी की इस डायरेक्शन में, किसी की इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि यही एक्सेस आपने ये
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखी और ये एक न्यूक्लियाई था जिसकी क्लॉकवाइज स्पिन इस तरीके से थी। तो ये इसकी जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस ही इस एक्सिस के, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, इस डायरेक्शन के क्या होता है, इस तरह से रोटेट करने लग जाता है। तो ये स्पिन करते करते स्पिन भी करता रहेगा, साथ साथ रोटेट भी करता रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन है स्पिन की, ये क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी, इसके पैरेलल रहेगी। तो इस वाली स्टेट की एनर्जी कम होती है, जिसको मैंने इस तरीके से डिनोट किया है। ये देखो, ये अपवर्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये एक्सिस इस तरीके से क्लॉकवाइज क्या कर रही है, इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो स्पिनिंग टॉप होता है जिसको हम घर में घुमाते हैं, तो पहले तो वो सीधा घूमता रहता है बिल्कुल, लेकिन उसको अगर जरा सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा घूमते 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 भी ऐसे टेढ़ा घूमने लग जाता है। तो लाइकवाइज ये जो न्यूक्लियाई है, ये पहले ऐसे भी घूम सकता था, इधर भी, ये अब इस तरीके से इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है, और इसकी एनर्जी कम होती है, इसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इस डायरेक्शन के अपोजिट, एंटी पैरेलल, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये उनकी एक्सिस है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये इस तरीके से। तो एक जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और एक जो क्लॉकवाइज कर रहा है और जिसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, और इसके पैरेलल है। तो ये वाली स्टेट कहलाती है बीटा स्टेट, ये अल्फा स्टेट। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम, ज्यादा, इस वाले की ज्यादा और इसकी क्या होती है, कम। तो हम अल्फा को चाहे डायग्राम में हमने यहाँ ऊपर बनाया है, पर इसकी एनर्जी कम है, तो जब हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी डायग्राम में हम इसकी एनर्जी को नीचे दिखाएंगे और बीटा की एनर्जी को क्या करेंगे, ऊपर दिखाएंगे। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो दोनों की एनर्जी क्या थी, एवरेज एनर्जी थी, बीच की एनर्जी थी। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें हम क्या देखते हैं, ये जिस फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि इसका भी क्या होता है, एक फिक्स्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि इसके चारों तरफ उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करती रहती है इसकी एक्सिस, तो उसको हम कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो इस तरीके का मतलब अपनी ही एक्सिस पे भी रोटेशन हो और किसी दूसरी एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेशन हो, इस तरह के मूवमेंट को हम प्रिसिजनल मूवमेंट कहते हैं या प्रिसिजनल रोटेशन कहते हैं। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हुआ, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी हुआ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई ये इससे इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर और एक फिक्स नंबर में साइकिल लगाएगा, या इससे ज्यादा, इसका एंगल और ज्यादा हो जाएगा फिर लगाएगा, या बिल्कुल ऐसे 90 पे आके फिर चक्कर लगाएगा, या नीचे जाके लगाएगा। ये डिपेंड करता है उसके अपने न्यूक्लियाई के ऊपर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, साथ में प्लैंक कांस्टेंट, और आई होता है उसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यहाँ गामा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है ईच न्यूक्लियाई का, और इसको H0 और यहाँ हमने 2 पाई लिखा। तो हमने क्या देखा, ये जो फ्रीक्वेंसी है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन nature of nuclei and strength of magnetic field. So this was the principle of NMR spectroscopy. Do all nuclei give peak at same magnetic field strength? सोच के देखो कि मीथेन में भी प्रोटॉन है, इथेन में भी है, एसिटिक एसिड में भी है। क्या सारे प्रोटॉन एक ही जगह पे एक ही स्ट्रेंथ के ऊपर एब्जॉर्बेंस शो करेंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है, बेसिक पीक है। अब इसमें ध्यान दो कि सपोज ये एक हाइड्रोजन है जिसकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। उस केस में ये एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर,
और बाहर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो कितने के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगर इसकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है। अब आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, सपोज कि आपने ये डेवलप किया कितना, 12 के बराबर। जब आप 12 के बराबर डेवलप करते हो तो क्या ये प्रोटॉन पूरा 12 के बराबर ही एक्सपीरियंस करता है, या 10 के बराबर करता है, या 13 के बराबर करता है? ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो ये अपना रोल प्ले करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर पूरे 1 के बराबर है तो सपोज, और जो इसका फील्ड, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, ये भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है चारों तरफ, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के इनवर्स होती है। यानी कि ये अगर अप है तो ये क्या होता है, डाउन होता है। अब ध्यान दो कि ये आपने जब 12 लगाया था तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने क्या किया, 2 माइनस कर दिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस प्रोटॉन ने कितना एक्सपीरियंस किया, 10, और अब 10 को एक्सपीरियंस करके सपोज इसने H1 फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर पीक शो किया। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को किसी ऐसे एटम से जोड़ दिया जिसने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। देखो ये हाइड्रोजन मैंने किसी ऐसे एटम से जोड़ा जिसने अपना शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 से ज्यादा हो गई। पहले 8 थी, अब 1 प्लस x हो गई। तो अब ये देखो माइनस वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब आप 12 अप्लाई करोगे तो इसको पहले 10 फील होता था, एक्सपीरियंस 10 होता था, अब वो 10 फील नहीं होगा, उसको कितना फील होगा, से 8। मैंने आर्बिट्ररी एज्यूम किया कि उसको 8 के इक्वल क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन प्रोटॉन को 10 फील कराने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन का फ्लिप कितने पे होना है, 10 के ऊपर होना है, तो अब आप ये बताओ इसको 10 अगर मुझे फील कराना है, बीच में से इलेक्ट्रॉन्स में हटा नहीं सकती क्योंकि वो तो उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। देन व्हाट विल आई डू, आई विल इंक्रीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 12 से कितनी कर दी, 14। नाउ इट विल फील और इट विल एक्सपीरियंस 10। तो जैसे ही प्रोटॉन को 10 के बराबर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा, वो फ्लिप कर जाएगा, स्पेक्ट्रा देगा। तो ध्यान दो, पहले वो 12 आप लगाते थे तो 10 फील करता था, अब 14 लगाते हो तब वो 10 फील करता है। तो ये पीक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। जो H1 पे आ रहा था अब वो H1 प्लस 2 के ऊपर मिलेगा। तो इस टाइप की शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, जो इधर जाती है अप फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जाने पे क्या होता है, अप होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट केस, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ अब A नहीं लगाया, मैंने लगा दिया B एटम। B एटम की नेगेटिविटी ज्यादा है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को, ये नेक्स्ट सैंपल की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास विड्रॉ कर रहा है। तो यहां अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस x डेंसिटी है, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से क्या हो गए, कम हो गए। तो ये जो अपोजिट वाला इफेक्ट था ये भी क्या हो जाएगा, कम। तो जब आप 12 लगाते थे तो इसको पहले जब 1 होने पर कितना फील होता था, 10 फील होता था। लेकिन आपने अब अगर 12 लगाया, इलेक्ट्रॉन तो 1 भी नहीं है, 1 से कम हो गया, तो नाउ जो ये प्रोटॉन है ये कितना फील करेगा, 11। अब तो वही
12 ही लगा रहे हो, लेकिन ये फील कितना कर रहा है 11, क्योंकि अब इसके पास ये कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसको आप कवरिंग भी मान सकते हो या आप इसको मान सकते हो अपोजिट डायरेक्शन वाला इफेक्ट नहीं है इसके चारों तरफ। तो अब ये 12 में से 11 फील करता है, लेकिन इसको तो 10 पे फ्लिप होना है, तो ये क्या करेगा, अब आपको क्या करना होगा, 12 की जगह इसको आप 10 कर दो। जब आप इसको 10 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के बराबर फील कर लेगा। जैसे ही ये 10 के बराबर फील करेगा तो क्या होना है, पीक मिल जाना है आपको। तो यहां देखो, पहले आपको 12 पे पीक मिलता था जिसको हमने H1 माना, अब आपको 10 पे यानी कि H1 माइनस 2 के ऊपर ही पीक, ये पीक इधर ना बन के यहां बनेगा, इस केस में यहां और इस केस में यहां। तो ये डाउनवर्ड हो गया, इसको हम बोलते हैं डाउन फील्ड शिफ्टिंग। ये अप फील्ड शिफ्टिंग, इसको हम बोलते हैं डाउन फील्ड शिफ्टिंग। तो क्योंकि जो प्रोटॉन है उसका पीक सारे मॉलिक्यूल्स में सेम जगह पर नहीं आता, इसीलिए ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक बन गई। अगर सब हाइड्रोजन एक ही जगह पे देते तो इसका कोई यूज ही नहीं था। क्यों? क्योंकि चाहे मीथेन का हाइड्रोजन है, इथेन का हाइड्रोजन है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि इसमें कितने हाइड्रोजन प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, आप उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप उस सैंपल को स्पेक्ट्रोस्कोप में रखोगे और क्या देखोगे, पीक देखोगे, H1 पे आ रहा है, H1 प्लस पे आ रहा है, या और प्लस पे आ रहा है, या माइनस पे आ रहा है, या और माइनस पे, और आप ये बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए ये हाइड्रोजन का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, इसमें इतने टाइप के हाइड्रोजन है, जितने पीक मिलेंगे हम उतने टाइप के हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती थी कि जो सारे प्रोटॉन्स हैं वो सब एक ही जगह पे पीक नहीं देते, सबका पीक डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर पे, सराउंडिंग पे, कि उस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कौन है, कितने एटम है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये था मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कि ये एक ही जगह पे पीक नहीं मिलता। अब हम पीक लेने के लिए क्या करते हैं, सैंपल को पहले हम डिसॉल्व करते हैं किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें वो डिसॉल्व भी हो जाए और वो सॉल्वेंट अपना पीक ना दे। सपोज मैंने इस पेन का स्पेक्ट्रा लेना है, तो अब पेन को पहले मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा, और डिसॉल्व करने के लिए मैंने अगर वाटर ले लिया तो वाटर में तो अपने हाइड्रोजन है, तो वो अपना पीक दे देंगे, पेन अपना पीक देगा, तो आपके लिए डिस्टिंग्विश करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो हम जो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं ये आपका है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारा डिपेंड क्या करता है कि ऐसा सॉल्वेंट हो जो उसको डिसॉल्व भी कर ले, अपना पीक भी नहीं दे, और उसको बाद में रिमूव करना भी क्या हो, आसान हो। तो उसमें हम जनरली काम में लेते हैं CdCl3। ये क्लोरोफॉर्म में H की जगह हम ड्यूटिरेटेड हाइड्रोजन ले लेते हैं, या हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, या हम CD3COCD3 यानी कि हेक्सा ड्यूटिरेटेड एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3 होता है, तो हमने 6 हाइड्रोजन को आइसोटोपिक हाइड्रोजन ले लिए। फिर DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ड्यूटिरेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लिया जिसका फॉर्मूला CH3SO की जगह क्या होता है CD3SO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या आप हेक्सा ड्यूटिरेटेड बेंजीन ले लो, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, हमने ले लिया C6D6। एक और हम ज्यादातर काम में लाते हैं वो है CF3COOH ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये कैसे हम काम में ले आते हैं, जबकि इसके पास हाइड्रोजन है, फिर भी हम इसको काम में क्यों ले आते हैं। जब ऐसे कोई सैंपल होते हैं जो इनमें से किसी में भी डिसॉल्व नहीं होते,
और ड्यूटीरेटेड लेना भी क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉस्टली भी होता है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट क्या ले लेते हैं, CF3COOH। इसका हाइड्रोजन अपना पीक देता है, लेकिन इसकी जो पीक की पोजीशन है वो बिल्कुल डाउन फील्ड होती है। आगे हम देखेंगे कि ये जो पोजीशन है ये ज्यादातर 0 से लेके 12 के बीच में होती है। इसका स्केल कितना होता है, 0 to 12। और मोस्टली कंपाउंड्स के जो हाइड्रोजन है वो 0 to 10 के बीच में अपना पीक दे देते हैं। तो जब मोस्टली कंपाउंड्स 0 to 10 के बीच में दे रहे हैं और इसका पीक आता है हमें 11.2 के ऊपर, यानी कि यहां पे, तो अब इसका इनसे इंटरफेरेंस नहीं होता, ये बिल्कुल सेपरेट अलग रहता है। आप पहचान लेते हो कि ये सॉल्वेंट का पीक है और ये सैंपल का पीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें हमें ड्यूटीरेशन भी नहीं करना और ये इजीली अवेलेबल भी है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में जहां 0 to 10 के बीच में पीक मिलना है सैंपल का, वहां हम इंस्टेड इनको काम में लेने के हम इसको काम में ले लेते हैं। तो ये था हमारा सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कंप्लीट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंप्लीट एनएमआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना होता है स्पेक्ट्रा से। फर्स्ट, हाउ मेनी पीक्स, 1, 2, 3 या ओनली 1 या ओनली 2, ये हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कंपाउंड के बारे में कि उसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पीक्स, कि ये यहाँ पे पोजीशन है इसकी, अगर एक ही पीक है या वो यहाँ पे है या यहाँ पे, ये डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ पीक, यानी कि इस पीक की हाइट इतनी है, इससे ज्यादा है या और कम है या बहुत ही कम है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये हमें बताती है कि उस टाइप के हाइड्रोजन, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले हाइड्रोजन कम है, ज्यादा है और ज्यादा है। तो ये हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हम इस 6th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स। यहाँ देखो मैंने सारे सिंगल पीक बनाए हैं। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता था कि ये पीक ऐसा ना मिलके आपको डबलेट मिलता या ये वाला पीक आपको ट्रिपलेट मिलता। तो क्या वो पीक सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, ये हमें देखना होता है पीक के स्पेक्ट्रम के अंदर। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के नेबर में जो सेट है उसके पास कितने हाइड्रोजन हैं। तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं पीक की स्प्लिटिंग। फिर हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ सब पीक्स। ये जो आपको सब पीक्स मिले, पीक के अंदर जो छोटे पीक मिले, इन पीक की इंटेंसिटी 1:2:1 है या 1:1 है या फिर 1:3:1 है क्वाड्रेट के केस में। तो इससे भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन सब पीक्स, कि ये जो सब पीक्स थे इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। जैसे ये भी डबलेट है और सपोज ये भी डबलेट है। अब आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, और ये डिस्टेंस क्या है, कम। तो दिस ऑल्सो गिव्स एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को एक एक करके समझना है और आपको चुटकियों में क्या होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ जाएगी। और जिसने मेरा लास्ट लेक्चर मिस किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।